की बात करेंगे, जहाँ पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 बरस से जी इक़्तिदार के तख्त पर बराजमान तो है, मगर सूबे के मसाइल कम होने के बजाय हमें ये लग रहा है कि बढ़ते ही कुछ चले जा रहे हैं। आप देखें, लाकानूनियत की बात कर लें तो हालिया आपको केस पता है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस है, जिसके बाद जाकर ख़ुद गिरफ्तारी भी देनी पड़ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीओ को। और पीपल्स पार्टी महंगाई को जवाब बनाकर वैसे तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए पर तोल रही है, लेकिन साथ ही दिलचस्प बात यह भी है कि इस वक्त मुल्क भर में सबसे महंगा आटा सुबह सिंध में मिला। बिल्कुल, और ये बात भी काबिल गौर है कि 18वीं तरमीम के बाद महंगाई पर कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बना दी गई थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिंध में लाकानूनियत की, जिस तरह से हमजा ने भी बात की, तो उसका दौरा है और हालत ये है कि चंद रोज़ कबल मलीर के इलाके मेमन घोट के करीब से नाजिम जोकियो नामी एक शख्स की लाश मिली थी, जिसका जुर्म यह था कि उसने रुकने सिंध असम्बली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल की। जी, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसका जुर्म यह था। खैर, सिंध हुकूमत ने मामला मीडिया बनाने के बाद तहकीकात के लिए JIT बना दी है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने यह कहा है कि सिंध की जो ये JIT है, मुश्तरका तहकीकाती टीम है, इस पर हमें एतमाद नहीं है, वफाकी सतह पर इसकी JIT बनाई जाएगी। बिल्कुल। उसके अलावा अगर सियासी इंतजामी बद इंतजामी की वजह से उनका कि शहर कायद भी मसाइल का गढ़ बन चुका है और सूबाई टैक्सेस सबसे ज़्यादा कराची से इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये है जैसा हम ये सारी सूरत हाल है। तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नाजिम जोकियो का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। कत्ल की ये वारदात सामने आई है, लाश मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, तशद्दुद उसके ऊपर साबित हो गया, सिंध हुकूमत ने JIT बना दी, आके खुद गिरफ्तारी भी हो गई। सर, मामला आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? JIT पर आपको यकीन नहीं है? वफाकी हुकूमत कैसे JIT बनाएगी? देखिए, पहली चीज ये है कि सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस का रिकॉर्ड जो है इस सिलसिले में बड़ा पुअर है। सही है। लेट्स स्टार्ट विद मुर्तजा भुट्टो। अब उनसे ज्यादा हाई प्रोफाइल तो कोई केस हो नहीं सकता था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भाई, आज तक यूदी आई, गोली चलाने वाले कौन? पुलिस। जिम्मेदार कोई ठहराया? किसी को सजा मिली? तू कौन बचाने वाला था उन लोगों को? जहां पावरफुल लोग हैं, इससे कि वहां भी बचाने वालों में आपको पता है ना कि र्यूमर क्या कहता है कि किसी की मूंछ वूट दी गई थी आदि। सर, जब ऐसी बातें आती है और उसके बाद जो है कोई सजा नहीं होती तो लोगों को एतबार खत्म हो जाता है। उम्मे रबाब सिंध की एक बेटी है जी। उसके बाप और चचा का कत्ल हुआ तो उसकी उम्र 16 साल थी। वो बेचारी 3-4 साल तक बाकायदा जद्दोजहद करके अब कोर्ट में उसका जो है केस को एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद उनके अरेस्ट ऑर्डर में वो सिटिंग MPs एंड MNAs। अभी लड़काना में खातून जो है वो पिछले हफ्ते ही कुरान लेके निकली थी और गोली चला दी थी, और वो भी एक MPA के वालिद साहब थे जो साबका MPA खुद भी रहे। ये जो जुल्म है हमारे माशरे में, और सिर्फ मैं कहूँ सिंध में नहीं है लेकिन सिंध के अंदर लगता है कि उसके तहकीकात जो है वो उतनी फैली नहीं होती। वैसे तो मुझे हर जगह की शिकायत है कि मैं ये नहीं करता, लेकिन कंसर्न सूबे के अंदर रूलिंग पार्टी का MPA हो और ये सोचा कि वो बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, जरा मुश्किल है। क्योंकि हमारे निजाम में अभी वो ताकतवर के लिए एक अलहदा निजाम है और कमजोर के लिए। ठीक है, बात समझ आती है नकवी साहब कि आपको इनकी JIT पर भरोसा नहीं होगा। वफाक अपनी JIT तश्कील दे रहा है और वफाक जब JIT बना लेगा उस टीम के साथ अगर सूबे की मशीनरी ही जो है ताउन नहीं कर रही होगी तो वो JIT क्या कर लेगी? जी देखिए, कम से कम उस JIT में ये तो आ जाएगा ना कि सूबे की मशीनरी तैयारी कर रही। शायद वो ये भी बता देगी कि ये कैसे मुमकिन होता है कि चीफ जस्टिस साहब को शराब नजर आए और लैब को वो शहद नजर आए। वो सारी चीजें, इससे कि ये भी तो बाजी में हुआ है ना यहाँ। बिल्कुल। तो ये तो वो हकीकत है ना। या तो आपको ये कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू जज बिटवीन वाइन एंड हनी। कमाल होगा ना फिर। ठीक है, देखिए नकवी साहब, अगर हम देखें अगर ऐसी ही लाकानूनियत जारी रहती है या ऐसी ही बरकरार रहती है लाकानूनियत, तो सिंध में आम आदमी जो है वो कहाँ से इंसाफ जो है वो किसका दरवाजा खटकाएगा इंसाफ के लिए? जी मेरे ख्याल से
हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम एक रिफॉर्म मांगता है, और अगर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट सतूत है स्टेट की, तो उसको खुद भी और उसको हुकूमत वक्त को भी कानून साजी करके इसको रिफॉर्म तक हम नहीं करेंगे, इस मसले का कोई परमानेंट हल नहीं। बिल्कुल ठीक है, इस मसले का तब तक कोई परमानेंट हल नहीं है। अच्छा नकवी साहब, थोड़ा सा गवर्नेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में महंगाई है, शायद आटा अगर महंगा है ज़्यादा सिंध के अंदर, तो पीपल्स पार्टी फ़ायदा यही उठा रही है कि देखें जी पूरे मुल्क में महंगाई है, उसका मलबा सारा वज़ीर आज़म साहब के ऊपर आ जाता है, तो 18वीं तरमीम यहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है, और सूबाई मामलात भी वो जो गलतियाँ होती हैं वो किसी तरह विफाक पर ही पड़ जाते हैं। लेकिन आपको मसला क्या नज़र आ रहा है, आटे की कीमत क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही है, और सिंध गवर्नमेंट क्यों कामयाब हो रही है आवाम को ये समझाने में कि हम तो महंगाई कर ही नहीं रहे, ये तो विफाक की जानिब से महंगाई होती है? देखिए, बात सारी ये है कि कुछ चीज़ें मंजर आप पे आ जाती है, उसमें आटा और चीनी दो चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर आप पे आ गई जी। 1.2 बिलियन टन का स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, और मुल्क के अंदर गंदम इतनी पैदा हुई है कि इस मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक है। अब अगर गंदम की जहाँ जहाँ शॉर्टेज होती है या कोई होल्डर उससे फ़ायदा उठाता है, तो गवर्नमेंट उसको किस तरह डील करती है, वो अपने स्टॉक्स को रिलीज करती है, इसीलिए वो खरीदी जाती है। सही है। लेकिन सिंध हुकूमत अपने स्टॉक्स रिलीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो आटा पंजाब में 58 रुपए का है, वो सिंध 75 से 80 रुपए का बिक रहा है। अब एक के अंदर इतना फर्क कीमतों में होना नहीं चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी फिर से भाई 2 हफ्ते पहले एक फैसला किया गया है, होपफुली वो इम्प्लीमेंट हो जाए, कि अब ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये रीजन वाइज रिपोर्ट होगा, तो फिर आपको इसमें और भी एहसास हो जाएगा कि चीजें जो है वो किस जगह पे क्यों महंगी हुई है, वो सामने नजर आने लगेगी। कुछ चीजें सीजनल महंगाई होती है, जैसे टमाटर है, टमाटर हमेशा, या आपका लहसुन है, ये एक सीजन में महंगे होते हैं, और फिर जब पाकिस्तान क्रॉप आता है तो कीमतें बहुत कम हो जाती है, तो वो सीजनैलिटी। लेकिन महंगाई एक हकीकत है, और इसके हल जो है अभी तक हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और हम उसको बता भी सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं कि जी ये महंगाई से कमर तोड़ दी गई है, उनसे अगर पूछे कि अगर आपके पास होता तो आप इसका हल क्या करते, तो हल कोई भी नहीं बताता, सिवाय उसके जो है, देखिए जैसे ले लेते, अब आपको समझाने के लिए पेट्रोल की कीमत, अब पेट्रोल की जो है एक्सेप्ट फॉर सब्सिडी अब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जितने टैक्स थे वर्चुअली जीरो पे ले आई है गवर्नमेंट। ठीक है सर, वो बस नकीब साहब फिर उसके ऊपर कुव्वत खरीद के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं ना, कि रुपया जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट हो गई उसके अंदर, ये भी मसाइल हैं, इन सारी चीजों को हमारी परचेजिंग पावर वैसी नहीं है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन। इसलिए ही कहते हैं कि जब भी आप कोई गुनाह करेंगे तो उसकी कभी ना कभी तो आपको सजा मिलती है। गुनाह की सजा फौरी नहीं मिलती, कई दफा उसके असरात में मिलती है। तो सवाब का कोई सवाब जो अब हम जो है कमा रहे हैं, उसकी भी कोई कमाई हमें मिलेगी अगले 1-2 साल के अंदर, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मैं आपको आपके प्रोग्राम से एक चीज थोड़ी सी 2 मिनट दे समझाने की कोशिश कर लें। एक सवाल और सवाब जो है वो सेहत कार्ड है। 10 लाख रुपए का कार्ड अगर एक खानदान को एक दफा इस्तेमाल करने को मिल गया 5 साल में, तो 17,000 रुपए महीने का उसको फायदा हो जाता है। एक अगर एक शख्स जिसको 30 लाख रुपए का घर खरीदे, तो 3 लाख रुपए हुकूमत वक्त उसको देती है एज सब्सिडी डायरेक्टली, तो वो तकरीबन हो गया कितना, वो हो गया 8,000, वो 17 और 8 25। ठीक है जी। उसके अलावा जो है 3% जो 27 लाख के ऊपर 6% के बजाय है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो 8,000 वो भी होता है 43। ये तो वो 3 सब्सिडीज है, जिसके अंदर बाकी मैं अभी नहीं लेके आ रहा कि एहसास
कैश प्रोग्राम, नहीं, ये तो नकवी साहब अगर आपने इस तरह सारे गिना दिए, 1.5-2 लाख रुपया फी बंदा जो है खर्च आ रहा होगा हुकूमत का एक बंदे के ऊपर। बहुत शुक्रिया, ये अलग और तवील टॉपिक है, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर मामला सिंध का है और सिंध के अंदर ये जो मसाइल हैं, हम 13 साल अगर एक गवर्नमेंट को मुसलसल हो गए हों, पिछले अदवार को तो आप छोड़ दें, मुसलसल 13 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और उसके अंदर आप एक बिल्कुल अलग किस्म का और नया सूबा जो है ना वो खड़ा कर लेते हैं। लेकिन 13 साल में हमने भी सिंध हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी हमारे सामने ही, सबके सामने, क्योंकि सिंध की जो अवाम है वो ज़्यादा इस टाइम जो है परेशान दिखाई देती है और वो ज़्यादा महंगाई का भी रोना रो रहे हैं और हर तरह के जो मसाइल उनको बेसिक उनकी नीड्स हैं वो वहाँ पे पूरी नहीं हो रही। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं वही वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर इसके ऊपर शोर भी बनता है। लेकिन शोर के साथ आपको ये भी देखना है कि जब आपसे लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आप वो सवाल कर रहे हैं जो आप 5 साल सवाल करते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हम बरादरियों के ऊपर इंटीरियर सिंध के अंदर ख़ासतौर पर देखें या पंजाब के अंदर देख लें या किसी भी मतलब के इलाके में देख लें, सूबे में देख लें, तो क्या हम बरादरियों के ऊपर ही वोट देते रहेंगे या फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए किसने काम किया और किसने काम नहीं किया है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1980 की दहाई में खून से पैदा होने वाले इन्फेक्शन, खासतौर पर अगर हम बात कर लें एड्स की बात कर लें, हेपेटाइटिस सी और बी की बात करें, तो उसके फैलाव के बाद से जो आलूदा सिरिंजेस थी और जो अगर आप कह लें कि इंजेक्शन वगैरह डिफरेंट थे, तो वो दोबारा इस्तेमाल जो है वो सेहत आमा के एक संगीन उनके लिए मसला बना हुआ था और उसके सामने आ भी रहा था। लेकिन खून से पैदा होने वाली बीमारी के मरीज़ को लगाए जाने वाले इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज अगर सही तरीके से जरासीम से पाक ना हो तो उसे दोबारा भी किसी दूसरे पेशेंट को भी उसी तरह का जो है अगर आप कह लें कि मर्ज़ है वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है, उसमें जा सकता है। ऐसे ही है, तो उसको तो इस्तेमाल करना ही नहीं। अब क्या मामला है? मामला है एडी सिरिंज को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिरिंज बनाने वाले 16 में से 9 मैन्युफैक्चरर्स ने एडी सिरिंजें बनाना शुरू कर दी है या उसके लिए काम शुरू कर दिया। बाकी अमल में हैं और कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान में तमाम सिरिंजेस एडी सिरिंजेस में तब्दील करने की तारीख 30 नवंबर 2021 रखी गई है और ये बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत ज़रूरी भी है। हमें थर का वाक़या याद है जिस तरीके से वहाँ पर हालात हो गए थे। खैर हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुराई से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आम सिरिंजेस से बीमारियाँ कितनी तेज़ी से फैलती हैं सर, पहले तो हमें ये बताएं, और पाकिस्तान में गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का रुझान क्यों आम है? वो क्यों समझ नहीं आ रही कि हम ये इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इवन बच्चों को इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं? जी, पाकिस्तान में जो डिस्पोजेबल सिरिंज है इसके दोबारा बार बार इस्तेमाल करने की वजह से कुछ बीमारियां जो ख़ास तौर पे खून की तबादले की वजह से फैलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है हालिया सालों के अंदर। हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स इसमें शामिल हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस मसले का कोई हल किया जाता। और आपको याद होगा कि लाड़काना में जो HIV एड्स का एक आउटब्रेक हुआ था, तो उस पर जब तहकीक की गई तो उसमें ये पता लगा कि 90% से ज़्यादा जो वहाँ पे बच्चों के अंदर HIV एड्स फैला, तो उसकी बुनियादी वजह जो थी वो प्लास्टिक सिरिंज या डिस्पोजेबल सिरिंज का बार बार इस्तेमाल था जो कि वहाँ के GPs ने और बाज़ दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे या प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने किया। तो ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत था कि सिरिंज के बार बार इस्तेमाल करने से ये बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अब जिस तरह से एडी सिरिंजेस की बात भी हो रही है और 9 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो एडी सिरिंजेस के बारे में बताइएगा कि ये आम सिरिंजेस से किस तरह से डिफरेंट है? जी, असल में बात यह है कि 1955 में जब उस वक्त तक ग्लास सिरिंज इस्तेमाल होती थी जिसे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था और उसको स्टरलाइज करना पड़ता था दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन 1955 में प्लास्टिक सिरिंज बनी थी जो कि जिसका मकसद ये था कि ये एक ही बार इस्तेमाल की जाए और फिर इसे फेंक दिया जाए। तो लेकिन हमारे तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ पे इंजेक्शंस जो देने वाले हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए बजाय इसके कि वो हर दफ़ा हर मरीज़ के लिए नई सिरिंज इस्तेमाल करें, वो पुरानी सिरिंज को ही दोबारा इस्तेमाल करते हैं और उसे साफ़ भी नहीं करते।
तो इस वजह से सिरिंज जो है वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन गई और एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि जिसकी वजह से जिसे हम ब्लड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, वो इससे फैलना शुरू हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की गई और इस मसले के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ का मसला बनता जा रहा था, और चंद साल पहले फिर इस पे तहकीक की गई और एक नई तरह की सिरिंज बनाई गई जो कि प्लास्टिक की सिरिंज ही है। अच्छा। लेकिन हम उसे एडी सिरिंज कहते हैं। एडी स्टैंड्स फॉर ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद अगर आप चाहें भी उसको सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करना, तो वो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये मुमकिन ही नहीं होता। और वो इस तरह इसको बनाया गया है सिरिंज को कि जब वो एक दफ़ा दवाई इंजेक्ट कर दी जाती है तो वो जो उसका पिस्टन होता है, जो पंप होता है, जो जिसके ऊपर अंगूठा रख के तो दवाई जो है वो पुश की जाती है, वो फिर वापस नहीं आ सकता। और अगर उसे ज़ोर लगा के वापस लाने की कोशिश की जाए तो वो सिरिंज जो है वो ख़राब हो जाती है, वो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। तो ये एक तरह का हिफाजती तदबीर है जो कि इस्तेमाल की गई है सिरिंज के इस्तेमाल में, ताकि प्लास्टिक की सिरिंज जो है इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे। ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज कहते हैं कि ये खुद ब खुद ही नाकारा हो जाती है एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद। तो ये फ़र्क है इस वक्त जो हमारी डिस्पोजेबल सिरिंज है और अब जो हम एडी सिरिंज की तरफ जो हम उसको इस्तेमाल करेंगे या उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि 6 नवंबर की बात हो रही है कि आखिरी तारीख है। एडी सिरिंजेस की तरफ अगर हम बात करें तो रग़बत बढ़ाना किस कदर अहम है और हुकूमती इक़दाम आप समझ रहे हैं कि इसके लिए काफ़ी हैं, ठीक समत में हम जा रहे हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर वाकई सिरिंज, जैसा कि हमें मालूम है कि इससे बीमारियां फैलती हैं और ये साबित हो चुका है, तो जाहिर है कि इस मसले का हल तो कोई निकालना है। तो इसका सबसे अहम तरीका जो इसके हल का है वो यही है कि हम एडी सिरिंज को रवाज दें। ठीक है। अब जाहिर है कि इसमें बहुत सारे फरीकैन शामिल हैं, इसमें इंपोर्टर्स भी शामिल हैं, इसमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें लोग भी शामिल हैं। तो हुकूमत ने एक्चुअली जब मैं वज़ीर था तो नवंबर 2019 में मैंने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिनकी रिकमेंडेशन थी कि हमें ऐसा करना चाहिए। सही है। तो फिर ऐसा जब कर लिया गया तो फिर वो कोविड आ गया और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ने भी ये कहा जी कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए इस तब्दीली को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहरहाल उन्हें मज़ीद टाइम दिया गया और फाइनली मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बाद भी इस काम को जारी रखा गया। ठीक है। और अब 30 नवंबर इसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि जब हम स्विच करेंगे एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाली सिरिंज जो कि दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है टुवर्ड्स सिरिंज जिसको जो एक दफ़ा ही इस्तेमाल होती है लेकिन फिर उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब जाहिर है कि इसमें है जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो हमारा तिबी अमला है उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना, उनको इसके बारे में एजुकेट करना, उनको इसके बारे में ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये बता दी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस तब्दीली में गवर्नमेंट का किस तरह से साथ दे रहे होंगे, और दूसरा जिस तरह से आपने डेडलाइन की भी बात की है 30 नवंबर की, हमजा ने भी बात की, तो इस जो डेडलाइन रखी गई है क्या तब तक अमल दरामद हो जाएगा, हम इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? जी, हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने इस सिलसिले में शुरू में तो उनकी तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल पुरअज़्म है और इस फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने इस फैसले को मान लिया। पाकिस्तान में इस वक्त 16 मैन्युफैक्चरर्स हैं सिरिंजेस के, जिनमें से तकरीबन 9 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तो ये तब्दीली ला चुके हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में,
इसी तरह इम्पोर्टर्स हैं और 50 से ज़्यादा मेरे इल्म के मुताबिक इम्पोर्टर्स जो हैं वो भी अब एडी सिरिंज ही इंपोर्ट करेंगे। इस सिलसिले में ये भी बहुत अहम है जी कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था वो ज़ाहिर है ड्रैप के साथ रजिस्टर होती है सारी सिरिंजेस। तो चंद महीने पहले जो जितनी भी सिरिंजेस इस तरह की थी जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म कर दी गई। लिहाजा 30 नवंबर के बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर इस तरह की सिरिंज लाता है तो वो गैर कानूनी तस्वर की जाएगी और उस जाहिर है कि उसके ऊपर फिर कानून हरकत में भी आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स अब ताउन कर रहे हैं, शुरू में नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं हुकूमत की भी तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि हुकूमत ने इस सिलसिले में मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को कुछ सहूलियात भी दी। उनकी कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म किया, उनके सेल्स टैक्स को ख़त्म किया, रजिस्ट्रेशन उनकी तेज़ी से की जो एडी सिरिंजेस हैं। तो ये बड़े अहसन इक़दाम हैं कि जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि एडी सिरिंज जो है वो जल्द अज जल्द सिस्टम का हिस्सा बने और वो सिरिंज जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है वो सिस्टम से निकल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है ये गवर्नमेंट की भी और ये अवामी सेहत का मामला है और बहुत अहम चीज़ है ये। और पाकिस्तान के अंदर तो हम जानते हैं कि इस चीज़ की कोताही बहुत ज़्यादा है और ये जानबूझकर जो है की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जी कि आपको पता ही नहीं लगा और ऐसा हो गया, ये जानबूझकर किया जाता है। बिल्कुल, हमने जिस तरह से हमने लाड़काना की भी एग्जांपल दी तो वो भी एक मतलब इस तरह की एक एग्जांपल हमारे सामने। तो इस तरह से वाकई में अगर इस तरह से एक अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, एडी सिरिंजेस जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लेके आ रहे हैं, तो इससे अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। खासतौर पर अगर सेहत की उन्होंने बात की है तो सेहत के हवाले से कंसर्न होना भी चाहिए गवर्नमेंट को। जो दीगर मैन्युफैक्चरर्स हैं अब उनसे भी यही हम उम्मीद और तवक्को रख रहे हैं कि वो भी जल्दी एडी सिरिंजेस पर स्विच कर गए होंगे और ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ना इन सिरिंजेस के साथ ही, जो गैर ज़रूरी इंजेक्शन है, कुछ भी मतलब हल्का दर्द है तो आप जी इंजेक्शन लगा दें, ये काम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको रोका जाए। और आम बच्चों को कुछ छोटे मोटे मसले के ऊपर लाजमी तौर पर आप जो है ना इंजेक्शन पेरेंट्स भी लगवा देते हैं और जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो भी लगा देते हैं, तो ये भी कोताही हमें नहीं करनी चाहिए है। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।